प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आपका एडवोकेट पीडिया कास्ट में स्वागत है। मेरा नाम है फयाज़ खालिद और आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ वो हैं इंदु प्रकाश सिंह। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। इंदु प्रकाश एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने लगभग 40 साल से अपना टाइम डेडिकेशन के साथ ह्यूमन राइट एक्टिविटी में लगाया है। जहाँ भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं उनको इन्होंने कवर किया है और इनसे रिलेटेड जितने भी लीगल राइट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराया है। तो स्पेसिफिकली इन्होंने स्टार्ट किया था ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर। एक लेडी जो जल के मर जाती है, इनकी वजह से ये ह्यूमन राइट के फेवर में आ जाते हैं और तब से विमेन राइट्स पे तकरीबन कई किताबें लिख चुके हैं और अब तक जो मेरे पास रिकॉर्ड है कि 6 से 7 किताबें इन्होंने लिखी है और एक किताब जो सिटी मेकर्स इन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया है। इसके अलावा इंदु प्रकाश सिंह इन्होंने अपना सारा वक्त ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे होमलेसनेस के लिए, जो होमलेस लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली काम किया है और ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर ऑल ओवर इंडिया से आए हुए मज़दूर या बेघर लोग या भागे हुए लोग या लाचार लोग, ऐसे लोग जो रात रात भर पेमेंट पे सोते हैं, ऐसे लोग जो जिनको छत नहीं है रहने के लिए, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने काम किया। और जब इन्होंने काम किया था तो 10 होमलेस शेल्टर थे होमलेस के लिए और उन 10 शेल्टर से धीरे धीरे ये कानूनी लड़ाई लड़ते हुए, गवर्नमेंट से फेवर मांगते हुए इन्होंने आज के टाइम पे 200 शेल्टर्स हैं पूरे दिल्ली में, उससे भी ज़्यादा। बाकी की कहानी हमें इन्हीं से जानते हैं। इनको IBN 7 अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। कुछ की लिस्ट मेरे हाथ में है जिनमें इनको देवता अवार्ड 2017 में मिला और IBN 7 सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड इन्हें 2010 में मिला और पर्सन ऑफ द ईयर्स का 2003 में इनको अवार्ड मिला है। बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से होमलेस लोगों के लिए काम किया है और क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. और हमें खुशी है कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आज जो भी बात कहेंगे वो आवाम जानेगी, समझेगी और अपने लिए फर्दर स्टैंड लेगी। जी जी। तो सर शुरुआत से सर आप बताइए इसके बारे में। जी, आई थिंक आपने पहली बात तो मुझे एडवोकेट्स पीडिया में आने का आई थिंक खुशी है कि आपने मुझे इनवाइट किया और काफ़ी अच्छा मुहिम आप लोगों ने रखा हुआ है और अच्छा काम कर रहे हैं आप जो है, तो इसलिए मुझे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आकर के। बताना ही चाहता हूँ कि तकरीबन आई थिंक 1980 की बात है ये, जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था, BA में था मैं। मेरे एक फ्रेंड की मेरे फ्रेंड रहे, उनकी सिस्टर को जला के मार दिया गया था। अच्छा। और फिर उस केस के अंदर जो है उनकी डेड बॉडी के पिक्चर लेना, सब कुछ, जिससे केस आगे बढ़े एंड ऑल दैट। तो एज अ यूथ व्हेन यू आर हार्डली अबाउट 20-21 साल के रहते हैं आप, तो आई थिंक कुछ हुआ हमको भी कि भाई आखिर ये हमारे समाज में होता क्यों है, औरतों के साथ ये प्रताड़ना, ऑपरेशन, उत्पीड़न क्यों होता है। तो उसको लेकर के पूरा एक मेरा लंबा दायरा रहा। मैं विमेंस मूवमेंट से जुड़ा मैं, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU सब में पढ़ाई करता रहा, साथ में इन मुद्दों पर पूरा जुड़ा रहा मैं। और तो तमाम महिला संगठनों के साथ मिल करके, वो चाहे रहा हो भंवरी देवी के केस, चाहे रहा हो रूप कंवर सती का केस एंड ऑल दैट, उस सब में हम लोग एक्टिव रहे पूरा। और फिर तकरीबन 1999 में ये हम लोग प्लानिंग कमीशन में एक मीटिंग हुआ था जिसमें हर्ष मंदर, NC सक्सेना और तमाम साथी लोग थे। और उसमें जिक्र ये था कि भाई शहरी गरीबी को लेकर के ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, क्योंकि ग्रामीण गरीबी को लेकर के कुछ काम हुआ है, और तो क्यों नहीं हम लोग शहरी गरीबी को थोड़ा समझें। और उसमें ये हुआ कि दिल्ली चूँकि देश की राजधानी है, तो क्यों नहीं हम दिल्ली में ख़ासतौर पे जो हाशिए पे लोग हैं, जो होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनके साथ हम लोग काम शुरू करें। तो
मुझे फिर उस समय जो है एक्शन एड ने एक प्रोग्राम बनाया और उसका मैं डायरेक्टर रहा। और फिर हम लोग ने आशा अधिकार अभियान करके एक संस्था जो है एक प्रोग्राम रहा आशा अधिकार ऑफ एक्शन एड का, उसके ज़रिए आई वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट। और हम लोगों ने फिर काम शुरू किया होमलेस लोगों के साथ। और जिस ज़माने में हमने काम शुरू किया था होमलेस के बीच में, बेघर लोगों के बीच में, अब आपको बताऊं मैं कि उस वक्त एक्सेप्ट एक वर्निक ड्यूपॉन्ट का एक रिसर्च था ऑन पेमेंट ड्वेलर्स को ऊपर था, वो भी पतली सी एक रिपोर्ट थी 20 सफ़े की। लेकिन होमलेस कौन है, कहाँ से है, क्या दिक्कत है, क्या है, कोई उसमें ना मीडिया का कोई खबर था ना कुछ था। तो जब काम हमने शुरू किया दिल्ली में तकरीबन मार्च 2000 से, तो उसमें जो है उसमें हम लोग को चूँकि हम लोग स्टूडेंट रह चुके थे, रिसर्च कर रहे थे हम लोग जो है, तो कुछ पढ़ने को था नहीं। पढ़ के जहाँ से आइडिया लगाया कि हमको क्या करना चाहिए, तो हम लोग याद है मुझे कि हम लोग बम्बई गए कि कुछ समझ आएगा हमको कि होमलेसनेस क्या है। बॉम्बे में गए तो वहाँ पे पेमेंट ड्वेलिंग है, फुटपाथों में मकान बनी होती हैं। ओके, तो वो कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए जी। तो वापस आए दिल्ली। और फिर जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कहावत है, पाथ्स आर मेड बाय वॉकिंग, चलने से ही रास्ते बनते हैं जी। फिर हमने रास्ते ढूंढने बंद किए और हम लोगों ने फिर अपना रास्ता खुद अख्तियार किया। और फिर तकरीबन मई के महीने में, मई जून में हम लोगों ने बकायदे रेकी किया दिल्ली का पूरा। मई 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप उस टाइम पे होमलेसनेस के प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट से उनके कमीशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए थे, तो उस टाइम पे आपको कुछ एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पा रहे थे आप? जी, वो उसमें जो था वो मतलब उसमें मतलब ये सोचिए कि होमलेसनेस को लेकर के सरकार का कोई पहलू था भी नहीं, कोई रिसर्च बेस्ड कुछ नहीं। मतलब मीडिया में कोई न्यूज़ रिपोर्ट आता नहीं था जो आजकल आता है कि ठंड में हो गए, गर्मी में इतने लोग खत्म हो गए एंड ऑल दैट। वैसा कोई रिपोर्ट था ही नहीं कहीं मतलब भी। इसको एक इशू की तरह डिटेक्ट कर ही नहीं रहे थे। मतलब आप सोचिए, आपकी कोर्ट के अंदर भी जो है जी। कोई पिटिशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, समाज के अंदर कुछ नहीं। हाँ, मतलब ये न्यूज़ रिपोर्ट नहीं, कोई थीसिस नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को जो है बकायदे उस समय हम लोगों ने फिर अपना रिसर्च किया। हम लोगों ने दिल्ली में जो है पूरा रात को जो है निकले, हम लोग रेकी किए। और फिर उसके बाद करीब 11 दिन का स्टडी था हम लोग को बकायदे, जो कि चूँकि एक मैं रिसर्चर भी रहा हूँ, मैंने समाजशास्त्र में मेरा मास्टर्स रहा है, एम ए एक समाजशास्त्र मतलब एक उस फिलॉसफी में मेरा रहा है, वो एम ए प्लस एम फिल एंड ऑल दैट। तो हम लोगों ने रिसर्च जो था हमारा उसका जो है एक पद्धति बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हम लोगों ने किया ये कि शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक हम लोगों ने बकायदे इंटरव्यूज़ किया हम लोगों का। और फिर रात के 12 बजे से सुबह के 5:30 तक हम लोगों ने हेड काउंटिंग किया कि दिल्ली के फुटपाथों पे कितने लोग सोते हैं। तो आपके साथ किस तरह के लोग थे जी, जुड़े हुए? हमारे साथ हमारे टीम के अंदर करीब 5-6 लोग थे। साथ में हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ संस्थाओं से वॉलंटियर्स को बुलाया था हम लोगों ने, उनको बकायदे ट्रेनिंग दिया था हम लोगों ने। अच्छा। और सबको फिर एज अ टीम करीब हम 30 लोग थे जो कि बकायदे प्लान करके किस जोन में जाना है और डुप्लीकेशन नहीं करना है हमको। और तो उन 11 रातों को हम लोगों ने बकायदे हम करीब 30 लोग जो है दिल्ली के अंदर बकायदे हम लोगों ने रिसर्च किया। तो सर इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था? या ऑब्जेक्टिव ये था कि पता चले कि ये जो लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं दिल्ली में कहाँ से आते हैं जी। क्या दिक्कतें हैं, कब से हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, क्या क्या परेशानियां हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये था। और हमारे पास पहली बार आंकड़े आए कि कैसे 52,765 लोग दिल्ली में फुटपाथ पे सोते थे। 52,765 लोग हमने काउंट किया बता दे उन 11 रातों में। की बात है? 2000 की बात है, सन 2000 में। सन 2000 की बात है ये, सोचिए आप। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बकायदे मीटिंग किया, तमाम संस्थाओं को बुलाया हम लोगों ने और बोला कि भाई हम 5-7 लोगों से काम नहीं हो सकता, ये आप सब लोगों का समर्थन चाहिए हमको जो है। तो फिर बकायदे जो उसमें इभास
इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंसेज है, यूथ रीच है, युवा इधर प्रवाह है, तमाम संस्थाएं आई अपना जो है, और ग्रेजुअली हमने समर्थन लिया सबसे जो है। और हम लोगों ने बाकायदे, फिर याद है मुझे कि हम लोगों ने जामा मस्जिद में हेल्थ इंटरवेंशन ग्रुप फॉर होमलेस शुरू किया सितंबर महीने से 2000 से। तो हर मंडे और थर्सडे के दिन हम लोगों की क्लिनिक लगती थी जामा मस्जिद पे, जहाँ पर होमलेस लोग जो फुटपाथ पे रहते थे वो आते थे, अपने घाव है कुछ है उसको ठीक इलाज कराने के लिए, जो ड्रग्स में थे, नशा करते थे, नशा छुड़ाने के लिए वो लोग आते थे बाकायदे जो है। आइस तमाम मतलब जो अस्पताल नहीं जा सकते थे वो वहाँ पे जो फुटपाथ की हमारी क्लिनिक थी लोग वहाँ पे आते थे। तो एवरी मंडेज एंड थर्सडे हमारा क्लिनिक चलता था। ओके। और फिर हम लोगों ने तकरीबन दिसंबर 2000 में अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो हमने स्टडी किया था उस स्टडी में निकल के ये आया था, जो उसका स्टडी था 2000 का, कैपिटल्स होमलेस के नाम था उसका, और उसके अंदर निकल के ये आया था कि अधिकतर लोग जो दिल्ली में हैं वो यूपी बिहार से हैं, और बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, साउथ इंडिया से भी लोग हैं, लेकिन बहुतायत जो है यूपी बिहार से लोग थे। और अधिकतर जो लोग दिल्ली में थे वो इसलिए आए थे दिल्ली की तड़प भड़क को देख करके नहीं, मजबूरी वश। वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं, विपदा थी जहाँ से आए थे, गांव के क्षेत्रों से। और वो किस लिए आए थे, मतलब तकरीबन अब सोचिए 70% ने बताया कि गरीब मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के कारण से दिल्ली में आए थे वो। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, गरीबी, मतलब गांव छोड़ने को मजबूर थे वो लोग। कहते हैं ना माइग्रेशन के दो होते हैं स्रोत, वन इज मतलब वो एक पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, कि मतलब कि शहर आपको आकर्षित करता है, दैट इज पुल फैक्टर। ठीक है, कि आप दौड़े चले जाते हैं। हाँ, जैसे लोग पुराने ज़माने में था कि पहले कलकत्ता जाते थे, फिर बम्बई जाना शुरू हुआ जब बॉलीवुड के चक्कर में, कि भाई वो अट्रैक्शन है, ग्लैमर है। हाँ, तो हमको भी जो दिल्ली में तमाम हुक्मरान हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और कई लोग हैं, जजेस वगैरह भी होते थे, उनको लगता है कि दिल्ली में लोग दिल्ली के तड़क भड़क को देख के लोग आ रहे हैं। हमारे ही स्टडी ने बताया कि अधिकतर लोग जो दिल्ली में थे सब गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण थे। और जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ था हमारे लिए उसमें ये था कि सबसे बड़ी समस्या हमारे जो बेघर साथी हैं उनके लिए शेल्टर तो था ही था, खाना भी था, खाना नहीं मिलता है, मौसम भी था, पढ़ाई भी थी, भूख भी, तमाम चीज़ें थी। हाँ, अस्पताल भी था, मतलब उनको ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। लेकिन सबसे सर्वोत्तम जो प्रॉब्लम था वो पुलिस था। पुलिस की कहर, पुलिस की कहर सबसे बड़ी। हमें मतलब जब तक ये स्टडी नहीं किया था हमें नहीं पता था कि पुलिस की इतनी बड़ी समस्या होगी। नॉर्मली तो दिल्ली पुलिस वर्दी पहन के घूम रहे हैं, लगता है क्या अच्छा काम करते हैं लोग जो है। होमलेस के नज़रिए से मतलब वो बताऊंगा आपको, जिक्र करूंगा वो बच्चा क्या बनना चाहता था, जब आगे बताऊंगा आपको मैं जी। मतलब वो दिल्ली पुलिस से बड़ा कहर जो है हमारे होमलेस के लिए और कोई नहीं है। तो उस स्टडी से निकला जो है। तो हम लोगों ने बाकायदे जो बताता है कि हमारा क्लिनिक शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग तमाम जो स्टूडेंट्स के बीच में बजाते थे, प्रवाह करके जो ग्रुप था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स था, उनका एक स्माइल प्रोजेक्ट था जिसके तहत वो स्टूडेंट्स को ओरिएंट करते थे, उसमें हमको बुलाते थे। तो हम लोगों ने बाकायदे बात रखा। एक जो आपने ये डिटेक्ट किया कि जो बेसिक इंसानी ज़रूरत है जी, वो पॉवर्टी के कारण वो चाहते थे शहर आके अनएम्प्लॉयमेंट से वो एम्प्लॉयमेंट कुछ मिल जाए, कुछ बेसिक उनकी जीविका हो जाए, साधन बन जाए। एक तो उनको बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल रही है, प्लस पुलिस और परेशान करती है एकदम। तो ये आपने डिटेक्ट किया अपने रिसर्च में उस टाइम पे? बिल्कुल। और उसमें फिर हमें ये भी पता चला कि अब सोचिए कि उस ज़माने में 21 रैन बसेरे जी, जिसको नेशनलिस्ट कहते हैं, बनाने का प्लान था। 19 बने थे और 2001 आते आते 10 रह गए थे। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम थी उस टाइम? हाँ, वो रैन बसेरे स्कीम था। हाँ, तो अब सोचिए 10 रह गए थे 2001 में आते आते, क्योंकि कई शेल्टर जो है वो आपका मेट्रो के चक्कर में तोड़ दिए गए थे। अच्छा। दिल्ली के विकास में शेल्टर्स तोड़े गए थे
और दिल्ली का एक सबसे बड़ा शेल्टर था मीना बाजार में, जामा मस्जिद के पास में, जी। जहाँ पर 1000 लोग सो सकते थे। अच्छा। जब सितंबर 11 हुआ था न्यूयॉर्क में, जी। 11 सितंबर 2003 में, हम्म। तो सितंबर 11 दिल्ली में भी हुआ, अच्छा। जब उसी 11 तारीख को जो है शेल्टर। वो जामा मस्जिद शेल्टर जो है बंद किया गया। ओहो। हाँ, और उसको तोड़ा गया। क्या कॉज क्या था इसके पीछे? जगमोहन जी थे, अर्बन मिनिस्टर थे, जी। उनको वो शेल्टर बदनुमा दाग लगता था दिल्ली पे। उनको चाहिए था जामा मस्जिद लाल किला पूरा दिखना चाहिए। अब आज भी जाएंगे तो आपको देखेगा कि वहाँ पे बुरा ही हाल है। टूरिज्म अट्रैक्शन। ओके, तो आज भी मतलब सुधार कुछ नहीं हुआ है। हाँ, आज भी और कुछ बद से बदतर हालत हो गई है। जी। तो हम मतलब ये सोचिए कि केवल 10 रह गए थे, और अब ताज्जुब करेंगे, चूंकि मैं महिला मुद्दों से जुड़ा रहा हूँ, मैं जी। उन 19 शेल्टर जब थे जिसमें 10 रह गए थे, मैं जब बात करता हूँ स्टूडेंट्स में या साथ सब लोगों से, उनसे पूछता हूँ मैं कि आपको क्या लगता है कि इन 10 में से जो रह गए थे या 19 थे, कितने महिलाओं के लिए थे? हाँ, that is the prime दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो कि हमारे जो स्टडी जो आपने कोट किया था, दिल्ली टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसमें प्रोफेसर अली बाकर, मैं एक अमरा रामा जी मिलकर उसको कोऑथर किया था, उस स्टडी के जरिए हम पाए थे कि दिल्ली जो है रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री है। 1993 से 1993 से दिल्ली आज तक रेप कैपिटल ऑफ इंडिया है। रेप, थेफ्ट, मर्डर, किडनैपिंग में दिल्ली टॉप करती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है ये। जी। और जो 10 शेल्टर रह गए थे, 19 बने थे, उसमें से एक भी शेल्टर महिलाओं का नहीं था। एक भी नहीं। एक भी शेल्टर महिलाओं का नहीं था। दिल्ली देश की राजधानी है। तो ये सोचिए, हम बात कर रहे हैं 2001 की, आज 2025 है। जी। हाँ, कितनी सरकारें आई गई, कितने एमपीज एमएलए सब बने अपना, किसी को होमलेसनेस को बारे में फिक्र तक नहीं था। फुटपाथ पे लोग कैसे, और ऐसा पता है, होमलेस महिलाएं बड़ी तादाद में थी, उस समय भी थी। और हमको जब रात को निकलते, फिर वही बता रहा हूँ ना आपको मैं कि जब स्टूडेंट से हमने बात किया, जब प्रभा के ओरिएंट में जाते थे हम लोग जो है, तो एक रात को हम लोग करीब, वो था नवंबर 2000 की बात है ये, हम लोग रात को निकले सड़कों पे और स्टूडेंट्स के साथ में, और आईएसबीटी के पास कुछ बच्चे दौड़ के आए हमारे पास कि सर ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं ये मीडियन पे यमुना बाज़ार के पास, और वो रो रहे हैं। तो फिर हम लोग गए बच्चों के पास, तो पूछा बेटा क्या है। समझ आया कि वो दोनों नेपाल से हैं। दिन भर तो घूम लिया, अब रात को अब समझना है क्या करे। वो 10-11 साल के बच्चे थे, और चूँकि हम लोगों ने काम शुरू कर दिया उस समय, तो हमें था कि भाई एक शेल्टर हो हमें प्रयास का जहांगीरपुरी में, वहाँ लेके चलते बच्चों को हम। तो फिर हम लोग बच्चों को लेके गए जहांगीरपुरी, बच्चों को रखा वहाँ पे, और फिर हमें समझ ये आया कि एक्चुअली हमारा प्रेजेंस जो है, हमारा जो काम है, वो काम, क्योंकि जामा मस्जिद क्लिनिक्स हमारे शुरू होते थे 6 बजे से 8-9 बजे तक चलते थे। तो हमें ये उस समय ध्यान पड़ा कि हम लोगों को एक नाइट आउट प्रोग्राम हमने दिया था नाम उसका फिर नाइट विजिल किया हम लोगों ने, जिसके तहत रात के 9 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक हम लोगों ने सड़कों पे रहने के बारे में सोचा। एजेंडा था मात्र विदाउट एनी एजेंडा था कि हमें रात को रहना है होमलेस लोगों के बीच में। अच्छा। रात के 9 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक। और तो हम लोगों ने 5 दिसंबर 2000 से शुरू किया अपना नाइट आउट प्रोग्राम, और उसमें जो है तकरीबन 300 नाइट विजिल्स आज तक कर चुका हूँ मैं, मेरी टीम ने, और तमाम लोग आज तक भी चलते हैं वो सब नाइट विजिल्स जो है। 300 मैंने खुद पर्सनली किए हैं, और बाकी मेरी टीम सब ने मिल करके विद इन दिल्ली 1000 से ऊपर हो चुका है नाइट विजिल हमारा। और यही नाइट विजिल जो मैं आगे बात करूँगा, हम लोगों ने जब ये कार्यक्रम लेके गए लखनऊ में, पटना में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, पुणे में, चेन्नई में, बेंगलोर में, सब जगह नाइट विजिल्स करना शुरू किया हम लोगों ने। तो नाइट विजिल में हमें दिल्ली का सही रूप पता चला, जब हम खुद देखते थे कि दिल्ली की पुलिस माशाल्लाह, with you, for you always. Okay. It was never with anybody. वो किताब दिखाइएगा मुझे आप। जी प्लीज। इस किताब में आखिरी की पेज के पास जो है, मैंने जो है ये इसमें दिल्ली पुलिस
कि जो है इसमें गाड़ी का जिक्र है एक्चुअली, यू नो, दिखाता हूँ आपको मैं, या ये है, आप अब देखेंगे कि बाकायदे जो दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर वैन है जी। हाँ, ये पीसीआर वैन है, हाँ, ये पीसीआर वैन है दिल्ली जी, पुलिस दिख की, रहा है, जी। ठीक है। और इसको हमने 16/7/2002 जी। के समय हम लोगों ने पूरा लिखा है यहाँ पे कि इस पीसीआर वैन में, हाँ, सोचिए दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन है ये, जी। हाँ, इसमें आगे की सीट पे बंदा सोया हुआ है पुलिस वाला, जी। पीछे की सीट बंदा सोया हुआ है, जी। और पीसीआर के छत पे भी पुलिस वाला सोया हुआ है। ये ऐसे तो निगरानी करते हैं दिल्ली की, जो ये लोग, दिल्ली में चोरी क्यों नहीं हो, दिल्ली में क्राइम क्यों ना हो, ओके। और ये फोटोग्राफ जो है हम लोगों ने उस समय, जो कमिश्नर पुलिस थे, जब बीच में कुछ बात हुआ उनसे, जब हमारी झड़प हुई उनके साथ कि भाई आपकी पुलिस को जरा समझाइए कि जरा बेदर्दी से पेश ना आए, तो उन्होंने हमको डांटा, बोला कि आप ऐसे पुलिस की बात मत करिए आप जो है, अच्छा। हाँ, कि ऐसा आपकी जितनी पुलिस इतनी अच्छी है ना, हाँ, आपको असली चेहरा दिखाऊं मैं, कलर्ड फोटोग्राफ था मेरा ये वाला, मैंने कहा ये देखिए आपकी पुलिस की असलियत, जी, सो रही है। रात को सोते हुए मिलते हैं हमको। और फिर बोला कि डेट लिखिए, हाँ। खबर लगा कि उनकी सस्पेंशन हुई। इसी गाड़ी में 3 महीने बाद फिर मिले हुए सोते हम लोगों को जो, और पीसीआर वैन्स में पुलिस वालों को कितनी बार सोते हुए पकड़ा हम लोगों ने। हाँ, अब ये दिल्ली पुलिस की निगरानी, ये फोटो में देख लीजिए आप जो है, मतलब इस किताब में ऐसे कई तमाम फोटोग्राफ्स है, देखिए आपको जो है, यानी पुलिस जो है जागती है तो होमलेस लोगों की पिटाई करती है, वैसे तो क्रिमिनल्स का हमको मतलब नहीं है, खुली छूट है, खुद सो रही है पुलिस जो है, निगरानी क्या करेगी। तो सही बात। तो उसमें जो है हम लोगों ने पाया फयाज की कैसे जो है रात को जो है दिल्ली पुलिस, मैं वो इस बात का जिक्र करूंगा बिल्कुल में, एक और जो है कि दिल्ली पुलिस जो है होमलेस की भयंकर रूप से पिटाई करती है, वो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई हो। आपको मैं एक जिक्र ज़रूर यहाँ पे करूँगा मैं, कि वो दर्दनाक है लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत है कि हमें कई सारे डेड बॉडीज मिलते थे रात को। अच्छा। अरे मतलब ठंड के दिनों में निकलते थे हम लोग जो है फुटपाथों पे, एक को जगाया जा करके, भैया कंबल बांटते भी थे हम लोग भी रात को, उनको इसमें शेल्टर्स इतने थे नहीं, जी। तो कंबल, जब मीडिया को पता चला तो मीडिया के लोगों ने कैंपेन शुरू किया, उसमें एनडीटीवी थे, यू नो, IBN7 सब लोग थे, CNN सब लोग थे, अपना जो है उस समय जो गोदी में देनी थी, अच्छी मीडिया थी जी। तो उन लोगों ने पूरा सपोर्ट करना शुरू किया हम लोगों को। तो कंबल्स को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया लोगों को जो है, तो एक जैसे होमलेस गए कौड़िया पुल के पास, हमने जगाया उसको कि भैया कंबल दबा लो कि लेके ना चला जाए, डेड, साथ में कोई डेड, दूसरे बंदा सो रहा उसके पास, उसके पास जगाया, डेड। ओह माय गॉड। मतलब डेड बॉडीज हमको इतने मिलते थे सड़कों पे, क्या बताऊं मैं। एक हमको डेड बॉडी ऐसी मिला जो लाल मंदिर पड़ती है जैनियों की, चांदनी चौक घुसते साथ लाल किला बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ पे लाल मंदिर है, और सड़क के इस पार जो है, जो चांदनी चौक को बड़ा इंप्रूव करना चाहे ना शाहजहानाबाद का जो है, तो उसी सड़क के पास इस तरफ जो है, एक सड़क इस तरफ है जाती है टुवर्ड्स फतेहपुर मस्जिद, एक जो आती है वहाँ से, इस कोने पे एक बंदा खत्म हुए पड़े हुए थे, ही वॉज डेड। तो हमें था कि एक बार को देखे कि पुलिस बिहेव कैसे करती है डेड बॉडीज के साथ। जी। हमने कॉल किया पुलिस को, तो ये पुलिस जो है ये आई ये इधर पर्दाबाग के पास से, और हम लोग जो मोटी सी दीवार, मतलब वो पिलर था लाल मंदिर का जो है, हम वहाँ पे छुप गए देखने को पुलिस करती क्या है। जी। तो एक कांस्टेबल आया, वो डेड बॉडी के इर्द गिर्द पहले पूरा घूमा, और उसके बाद बंदा सीधा लेटा हुआ था बिल्कुल, ही वाज डेड, सीधा। उसके छाती पे जूता रख करके चेक किया, मार रहा है। अरे फिर हम दौड़ के गए वहां पे और उसको बोले कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप, जीते जी तो मारते हैं इनको आप, मरने पर भी जूता दिखा रहे हैं इनको आप जो। सही। हाँ, फिर सक पकाया थोड़ा सा, क्योंकि उसको था कि कोई होगा नहीं यहाँ पे, वो टच नहीं करना चाहता, सोचिए, वो जूते से चेक कर रहा था। हाँ। नहीं, और मजे की बात आगे तक, मतलब दुर्भाग्य ये कि एक रिक्शा वाला जा रहा था, बोला भाई इधर आ,
चेक करके हिंदू के मुसलमान हैं, ओहो, जिप खुला, जी, डंडे से दिखवाया, सर हिंदू है। मतलब शिनाख्त डेड बॉडीज की ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, मतलब जीते जी जो कद्र है उससे भी बुरा हाल मरने पे। तो यानी दिल्ली पुलिस का विभत्स रूप जो है हमने देखा सड़कों पे। जी। मतलब ये जो आपको बात बता रहा हूं मैं, ये किसी किताब से पढ़ा नहीं हूं मैं। हाँ, ये आपके एक्सपीरियंस है, आपने खुद Absolutely. के आई विटनेस हैं आप इस चीज़ के। एब्सोल्युटली, यू नो। तो जो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो डिक्लेरेशंस है, यूएन, यू नो, यूएन, यू नो, यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स 1948 का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बना है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। एक्चुअली मुझे ताज्जुब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस देश में है भी कि नहीं है, कि जिस तरह से अवहेलना होती है उसकी, अतिक्रमण होता है उसका, जो उसका आई थिंक यू नो वायलेशन होता है, वो तब होता था, आज भी है। ऐसा नहीं है कि होमलेस लोगों की यू नो कंडीशन ठीक है, थैंकफुली अब उतनी मारपीट नहीं होती है, क्योंकि दे आर विजिलेंट, क्योंकि हमारे लोग सब लगे रहते हैं पूरा जो है, उनकी शिकायत कर देंगे हम लोग जो है। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ कि अब ये सोचिए कि 20-25 साल पहले कोई ज़्यादा समय नहीं बीता, ये हालत थी पुलिस की हमारी जो है, यू नो, जब हमने काम शुरू किया। जब सोचिए कि जब हमने काम शुरू किया तो ये मंजर नज़र आया हमें। हाँ, तो काम करने की कितनी ज़रूरत है। और ये सोचिए जो तमाम हमारे हुक्मरान हैं, जो तमाम आईएएस ऑफिसर्स हैं, अपना क्या करते हैं ये लोग जो है, ये उनको जाके देखना चाहिए ना। तो सर उस टाइम पे जो आपकी रिसर्च रही, आपने ये चीज़ें देखी कि एक इंसान को जीने का अधिकार नहीं है डिग्निटी के साथ, चाहे वो किसी भी शहर में रह रहा हो। और चूंकि आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली के हालात से आप वाकिफ थे, और जितने होमलेस लोग हैं वो ठंड से सिकुड़ के मर जाते हैं। पुलिस वाले जीते जी भी मारते हैं और मरने के बाद भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहता। तो ये तो एक चीज़ रही कि एक इश्यूज जो आपने डिटेक्ट किया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव था इन सब चीज़ों को लेकर? जी। देखिए, गवर्नमेंट का बेसिकली देखा जाए तो यू नो हम लोगों ने काफ़ी डिमांड किया कि और शेल्टर्स बनने चाहिए। आप बता रहे थे 10 शेल्टर्स थे उस समय। फिर उसके बाद फिर हमने एक PIL फाइल किया था हाई कोर्ट में। अच्छा। 2001 में। 2001 में। तो उस PIL के चलते जो है, और उस समय भी हम लोगों ने बकायदे एक वो पार्टिसिपेटरी रिफ्लेक्शन एक्शन एक मेथोडोलॉजी है, उसके तहत हम लोगों ने शेल्टर्स का जाके, जो 10 शेल्टर्स है उसका हमने जाके PRA किया था वहाँ पे, और उसका फोटोग्राफ सब कुछ लेकर के हाईकोर्ट में भेजा था। शौचालय का फोटो खींच खाच के पूरा जो है। तो उसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय, नाम तो मुझे याद नहीं, उन्होंने पिक्चर्स देखे टॉयलेट्स का जो है पूरा लदा हुआ एकदम ना। जज, और लंच का टाइम था, होने वाला था लंच। अब जज ने देखा होगा, बोला होगा लंच तो आने वाला, भाई क्या। उन्होंने लंच नहीं किया। उन्होंने बोला कमिश्नर को, मंजीत सिंह थे, मिस्टर कमिश्नर, टेल मी which sane person can go and you sleep in the shelter, tell me। हाँ, जब वो उनको उसके बाद मंजीत सिंह थे, उन्होंने मुझे बाद में उसके पहले बोला था मुझे कि इंदू अब तू देख मैं क्या करता हूँ कोर्ट के अंदर, मैं जो वैसे नहीं कर सकता अब कोर्ट में करूँगा मैं। एंड व्हाट ही टोल्ड इन द कोर्ट वाज कि सर आई एम ओपन टू गिविंग शेल्टर्स टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस, ये शेल्टर चलाया करके। हाँ, हमारे प्रॉब्लम्स है, हम पैसा देंगे, हम वाटर बिजली जो भी हो हम करेंगे अपना जो है, सो प्लीज़ गिव अलाउ देम टू हैव शेल्टर्स। तो जब उन्होंने बोला तो उसके बाद फिर हमें शेल्टर्स मिले चलाने को। अच्छा। तो फतेहपुरी का शेल्टर और फाउंटेन चौक शेल्टर हमें मिला चलाने को, हमने चलाया उसमें। और फिर हम लोगों ने तब जो है डिमांड किया और शेल्टर्स होने चाहिए। और शेल्टर्स फिर हमने बोला कि ये केवल रैन बसेरे नहीं होंगे, ये 24 घंटे के आश्रय गृह होंगे। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट था 9 शेल्टर्स का, इट चेंज टू 24 आवर शेल्टर होम्स। ओके। तो उस हाई कोर्ट के PIL से इतना तो फ़ायदा हुआ कि शेल्टर्स मिले हमको चलाने को जो है, और फिर चला के दिखाया बकायदे। फिर उसके बाद कई सारे हमारे तमाम होमलेस लोग जुड़ गए थे उस समय जब हमने किया था ना वो जो पुलिस में जाके कमिट करना शुरू किया एंड ऑल दैट, जब मैंने किया, जब होमलेस पिटाई होती थी पूरी, तो उसके चलते कई सारे हमारे होमलेस साथी लोग भी जुड़े हमारे साथ। और उसके साथ जो है फिर हम लोगों ने उन्हीं को लगाया कि भाई आपकी लड़ाई है, आपकी अगुवाई होनी चाहिए, आप ही आगे इसको आगे ले चलेंगे। तो जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स यहाँ पे आपके एरिया में खाली हैं उसका शिनाख्त करिए आप। हमें करीब 100 से ज़्यादा बिल्डिंग्स मिले गवर्नमेंट ने खाली। अच्छा। हमने लिस्ट दिया
उसके चलते जो है, आप मानोगे नहीं, ग्रेजुअली जो है, आई थिंक आई कम टू नेक्स्ट पॉइंट, कि फिर हमें शेल्टर्स, जो जो कम्युनिटी सेंटर्स थे, वो शेल्टर्स ग्रुप में मिलने शुरू हुए चलाने को जो है। एंड आज अगर देखा जाए तो जो करीब अराउंड 197 शेल्टर्स हैं, उसमें से 80 बिल्डिंग्स हैं, वही बिल्डिंग्स जो कि मैंने आइडेंटिफाई किए थे, और बाकी जो है पोर्टेबल केबिन्स है, जो कि अगेन सही तौर बताऊं मैं, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के कारण ही हमको मिल पाया। अच्छा। और एक और चीज़ कि हमने 2003 में एक PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसका पिटिशनर मैं भी हूँ। और वो उस पिटिशन में जो है प्रशांत भूषण जी हैं, वो प्रो बोनो फाइट सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को जो है उस केस के अंदर जो है। और लेकिन एक चीज़ है कि उस पिटिशन को लग गए 10 साल एक्टिवेट होने में सुप्रीम कोर्ट में। 2013 में वो पिटिशन आता है सुप्रीम कोर्ट में, 2003 का फाइल हुआ पिटिशन हमारा 2013 में उसमें एक्टिवेट होता है वो। कि तब बीच में 2009-10 के लगभग वो PUCL का मैटर था 196 ऑफ 2001, तो उसके तहत जो है कुछ होमलेसनेस का चीज़ आया, हर्ष मंदर लोगों ने बात किया, सब कुछ तो बात आई अपना, लेकिन उसके बाद 2011-12 आते तो वो भी बंद हो गया। थैंकफुली हमारा आई थिंक कहीं ऊपर खुदा है, ईश्वर है, आई थिंक उनकी ब्लेसिंग मिली और वो 2013 में एक्टिवेट हुआ हमारा पिटिशन जो है। और उसके चलते फिर जो है चीज़ें इंप्रूव हुई पूरे देश में शेल्टर से। लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर जो तुरंत कहना चाहूँगा कि करते करते हम लोग जब आए, ये 2009 की बात है जी। 2009 में हम लोगों ने ये बात बताना ज़रूरी है कि 2009 में के अंदर हम लोग नवंबर के महीने में मिलने गए रेवेन्यू सेक्रेटरी DM स्पोलिया होते थे उस ज़माने में, हु इज़ ऑल्सो द इमरजेंसी सेक्रेटरीज। और उन्होंने बात किया कि वी नीड अबाउट 71 शेल्टर्स, क्योंकि ठंड पड़ने वाले काफ़ी, क्योंकि ठंड का बढ़ रहा था काफ़ी। और तो उन्होंने पूछा अपने अफसर से, भाई कितने शेल्टर्स लगे थे? बोले कि करीब 17 लगे थे पिछले साल, 16 लगे थे। तो बोला अच्छा चलिए, हम 71 की बात कर रहे थे। वो अच्छा ठीक है चलिए, आप बात बोल रहे हैं 71 की, हम 17 शेल्टर्स लगाते हैं। एक कमेंट किया उन्होंने, अब सोचिए कमेंट क्या मारा, अब सोचिए। कमेंट किताब में लिखा है, उनको कोट किया है। हाँ, उन्होंने क्या तंज कसा कि और कमेंट किया कि दिल्ली में ठंड पड़ती कहाँ है, ठंड होती है आनंद लेने के लिए। वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, इमरजेंसी सेक्रेटरी रहे। बाद में अरविंद जब केजरीवाल जब 2014 में बने चीफ मिनिस्टर, वो चीफ सेक्रेटरी बने दिल्ली के जो है। अच्छा, सोचिए आप जो है। हाँ, ऐसा व्यक्ति को ठंड में आनंद लेने की बात होती है तो क्या काम करेंगे होमलेस के लिए वो जो। एग्जैक्टली, उनका विजन ही नहीं है इस पे। सोचिए, तो जो हमने अब सोचिए आपके जब 2000 में काम शुरू किया, 10 शेल्टर्स इसलिए रह गए थे क्योंकि हुक्मरानों को कोई मतलब ही नहीं था होमलेस से। हाँ, तो सर 2001 से लेके 2013 तक वो 10 के 10 ही थे। वो नहीं, उसके बाद कुछ जब हमने बात किया ना, जब हमको मिले बिल्डिंग्स, तो हमने सरकार से बात करने लगे, तो करीब कुछ कम्युनिटी सेंटर्स और खुल गए थे, तो करीब वो करीब 20 शेल्टर्स हो गए थे वो। मतलब 10 साल के इसमें 10 और बढ़ गए थे, हो गए थे। लेकिन उसमें फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले थे, ठीक है, तो उस वक्त MCD में BJP थी, दिल्ली सरकार कांग्रेस की थी। तो जो प्रॉब्लम रहा है अपना आपस में, और केंद्र सरकार आई थिंक ये 2010 में केंद्र सरकार वाज ऑफ कोर्स कांग्रेस ओनली। तो उस समय क्या हुआ कि एक शेल्टर जो था रचना गोलचक्कर पे, उसको MCD ने तोड़ दिया। अच्छा, कि क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहा है, तो दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए जो शेल्टर था रचना गोलचक्कर, विच वाज टुवर्ड्स पूसा रोड, करोल बाग, उसको तोड़ा। वहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ हुई। ये करीब 22 दिसंबर को तोड़ा था। तोड़ने के दौरान? हाँ, नहीं वो उसके बाद, क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ रही थी, ठंड शुरू हो गया था। तो करीब 25 को जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर निकाला, 23 की आई थिंक तोड़ा था। 25 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टोरी निकाला 2009 को कि आउट ऑन द क्रिसमस ईव में होमलेस लोग बाहर पे हैं, और 3 दिन के अंदर वो एक होमलेस डेथ, 2 की डेथ हुई थी उस समय। और फिर हम लोग वाकई परेशान हो गए थे कि 10 साल आते आते भी इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो उसमें मिलुन कोठारी, उषा रामनाथन, मैं, अमिता जोसेफ वगैरह हम लोग जब थे, सब लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया,
4 जनवरी 2010 को। और उसमें फिर हम लोगों ने बाकायदे प्रेस रिलीज जो इशू किया था उसके अंदर बाकायदे बोला था हम लोगों ने कि हम लोग सोच रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, अपना PIL डालेंगे जिस सरकार कुछ नहीं कर रही है जी। फिर हमने उसमें एक और चीज़ किया था अपने प्रेस रिलीज में कि हम सोच रहे हैं यूनाइटेड नेशंस भी अप्रोच करने के लिए जी। क्योंकि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। थैंकफुली हमारे लिए क्या हुआ कि 4 को प्रेस कॉन्फ्रेंस था, 5 को वो न्यूज़ छपता है हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, हिंदू ने पूरा अच्छे से कवरेज किया था। अच्छा। और वो जस्टिस AP शाह ने पढ़ लिया उस न्यूज़ को। अच्छा। तो जस्टिस AP शाह चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 में, उन्होंने सू मोटो 6 जनवरी 2010 को नोटिस इशू किया MCD को, दिल्ली सरकार को, ऑन हुज नोटिस वॉज ए शेल्टर डिमोलिश्ड इमीडिएटली इन 24 आवर्स सेंटर वापस डालिए आप जो है। वाह। और उसके चलते फिर हम लोग बाकायदे वी बिकेम पटिशनर्स, वी मतलब हम लोग कोर्ट को जो है असिस्ट करने लगे। और हमारा एक पूरा नेटवर्क था, शहरी अधिकार मंच बेघरों के साथ नेटवर्क, आज भी वो है नेटवर्क हमारा, 20 एक संस्थाओं का नेटवर्क है हम लोगों का। तो उसके चलते हम लोगों ने करीब 2015 तक केस चला हमारा, वो किताब में पूरा जिक्र है, वो पूरा केस का विवरण इसके अंदर। और 2015 तक तकरीबन हमारी 100 हियरिंग्स हो चुकी थी, 90 ऑर्डर्स आ चुके थे कोर्ट के। 100 हियरिंग्स? हाँ, 100 हियरिंग्स हो चुके थे, 90 ऑर्डर्स आ चुके थे। और उसमें जैन भूषण और रीना जॉर्ज एज एडवोकेट सपोर्ट किया हमको जो है, कई डेट्स पे हम लोग खुद भी बात करते थे। तो यानी उसके चलते जो है दिल्ली के, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो PUC पिटिशन जो था, उसके चलते हमारा जो शेल्टर जो था करीब 20-30 जो था अचानक से बढ़ना शुरू हुआ, 100, 150, 200। कोर्ट से काफ़ी अच्छा रवैया रहा इस पूरे हमारे मुहिम में। आई वुड से कि कोर्ट के साथ मुझे आई थिंक जो चीज़ बोलना है कि इस काम को जब हमने शुरू किया था, आई थिंक बेस्ट चीज़ था हमारे लिए कि हम लोगों ने मीडिया को अपने साथ रखा था हमेशा। मीडिया के तमाम दोस्त जो हैं, जो आज टॉप जर्नलिस्ट भी हैं इस देश के, दे ऑलवेज केम एंड कवर्ड द स्टोरी। हमने उनको ये बोला था भाई आप स्टोरी कवर करिए, डोंट कवर अस, आपको हमारा नाम डालने की जरूरत नहीं है कि सो एंड सो, हमको हीरो नहीं बनाना है, अब मुद्दों को हीरो बनाना आपको जो है जी। उसके चलते जो है मुझे लगता है कि जो मीडिया, जो भी मीडिया मतलब प्रिंट मीडिया में तमाम थे, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे टेलीग्राफ हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, मतलब फ्रॉम वन कॉलम वी स्टार्ट गेटिंग फुल पेज आर्टिकल्स। मीडिया का आपको सपोर्ट रहा? पूरा मीडिया का सपोर्ट रहा, यू नो। और मीडिया के चलते जो है, अब सोचिए आप कि वो मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा किया हमने, जस्टिस AP शाह को, नहीं तो जस्टिस AP शाह कैसे करते हैं? अब सोचिए अगर हम PIL फाइल करते हैं, टाइम लगता है ना जी। हमने प्रेस रिलीज में लिखा था PIL फाइल करेंगे जी, हाँ, बट आपको पता है इस देश के अंदर कितना आसान है, कितना मुश्किल है जी। अच्छा, कुछ नसीबी हमारे की काम ने बोला हमारा, मीडिया ने निश्चल भाव से उसको रखा सामने जी, कि वो भाई काम कर रहे हैं, कोई लोग परेशान हैं, मुद्दा जनता का है, देश का है। और उसने फिर मीडिया ने बड़े अच्छे से लिखा। और जस्टिस AP शाह जैसे उस समय थैंकफुली चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, सुमोटो लिया। यानी मतलब आई वुड से दैट्स द बेस्ट वर्क यू डू, जबकि मीडिया सपोर्ट करे आपको और कोर्ट साथ में आपके रहे जी। उसके चलते जो है, और थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट वाला मसला 10 साल हो गए थे, 10 साल बाद 2013 में एक्टिवेट हुआ, तो जहाँ पे हाई कोर्ट का मामला जैसे ही खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव हो गया। और उसके चलते फिर कि कई हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो किताबों में लिखा है कि 1 लाख पे एक शेल्टर होना चाहिए, DDA का वो मास्टर प्लान के अंदर वो चीज़ लिखा गया है बकायदे, उसके लेकर भी तमाम कैंपेन किया हमने। तो आई वोंट गेट इनटू ऑल दैट, लेकिन इसके चलते यानी जो काम हमने दिल्ली में किया था, उस समय से हमने फिर उस काम को, हमारा मन यही था कि दिल्ली में शुरू करने के बाद इस काम को हम बाकी और शहरों में लेके जाएंगे। वेरी गुड। दिल्ली, क्योंकि और उसकी याद है कि उसके बाद फिर वो उस संस्था से फिर मैं एक्शन एड में आया बकायदे, और बकायदे फिर इस काम को जो है चेन्नई में, यू नो, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, सब जगह पूरा गया। और तो इसलिए आई थिंक जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम लोग बाकी शहरों में पहुंचे तो काम बाकी शहरों में पहुंच चुका था। अच्छा। तो काम हमारे एक्टिविस्ट लोग तमाम जो है इस वक्त देश में जो है, अगेन सुप्रीम कोर्ट के कारण जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश गंभीर कमेटी बनाई थी 2015-16 में। तो उस कैलाश गंभीर कमेटी रिपोर्ट के अंदर बाकायदे जो काम हम लोग कर रहे थे उसका कैलाश गंभीर, जस्टिस कैलाश गंभीर ने काफ़ी तारीफ भी किया, उसका नाम भी मेंशन किया था कि अच्छा काम करे लोग जो है। और उसके चलते क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक उनका रिकमेंडेशन था कि भाई कैसे काम को आगे करना है, तो उसके तहत
उन्होंने फिर स्टेट लेवल शेल्टर मॉनिटरिंग कमेटी की बात की, और फिर स्टेट लेवल शेल्टर मॉनिटरिंग कमेटी पूरे स्टेट्स के अंदर बनाने की बात हुई, और जो कि तमाम शेल्टर्स हैं स्टेट्स के अंदर उसको जब मॉनिटर करेगा। अच्छा। तो दिल्ली के अंदर एसएलएमसी जब बनी तो उसका मैं भी मेंबर हूँ इस वक्त। जी। तो हम लोग बकायदे 2018 से, वो 10 जनवरी 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर उसको बनाने की बात हुई थी, और हम लोग करीब मई 2018 से मीटिंग लगातार करते जा रहे हैं हम लोग जो है। तो अराउंड 57 मीटिंग्स हो चुकी हैं हमारे, और उसमें जो है तमाम शेल्टर्स के मसले और तमाम चीज़ें हम लोग बात करते हैं। पेमेंट्स जो शेल्टर मैनेजमेंट एजेंसीज़ हैं, जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, वो टाइम पे हो रहा नहीं हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं शेल्टर्स में, तो आई थिंक और शेल्टर्स लगाने हैं, कोल्ड जो है विंटर एक्शन प्लान, समर एक्शन प्लान, सबको लेकर हम लोग बाकायदे बात करते हैं। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो यानी हम लोगों को थैंकफुली जब ये अरविंद केजरीवाल सरकार जब थी, उनका काफ़ी समर्थन था हम लोगों को पूरा, यानी वो शेल्टर्स काफ़ी बने थे उस समय, और साथ में खाने की बात भी हुई थी शेल्टर्स में शुरू जो है, वो आज भी चल रहा है वो एक्चुअली। तो आई वुड से कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हम लोगों को एक तो जो काम किया हम लोगों ने फील्ड के अंदर, मीडिया के साथ रहा हमारा, फिर मीडिया के साथ जो जुडिशरी का सपोर्ट रहा, उसके चलते फिर हम लोगों को जैसे मिलन कोठारी जो यूएन स्पेशल रिपोर्टर रहे 2000 से 2008 तक 2 टर्म्स में, तो उनका भी सपोर्ट रहा हम लोगों को जो है। और फिर उन्होंने हम लोगों को जो इंटरनेशनल पूरा एक कैंपेन रहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल होमलेसनेस का, इनफैक्ट वो मेरे डायरी के ऊपर जो है उनका स्टिकर हमेशा लगा रहता है। अच्छा। ये इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल होमलेसनेस है ये, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल होमलेसनेस शिकागो का जो ये। तो 2015 में ये ग्रुप बना था, और फिर जो पहला मीटिंग था तो उसमें मुझे बुलाया गया था, और फिर मीटिंग 2018 में, 19 में, 20 में जब मीटिंग हुई, अभी इस साल के शुरुआत में सेंटियागो मीटिंग हुआ था, तो वहाँ पर भी मैं गया था अपना। तो 2020 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स के अंदर मीटिंग कॉल किया गया था, तो उसमें मैंने भी जाके अपना जो दिल्ली में होमलेसनेस को लेकर के जो काम किया हम लोगों ने, कैसे किया है और क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में पूरा बात किया था। और उन सब के चलते जो है यूनाइटेड नेशंस ने 2 बारी जो है रिकमेंडेशंस पास किया है कि जो स्टेट्स है, विच इज़ कंट्रीज़ हैं, उनको होमलेसनेस को लेकर के क्या काम करना चाहिए। जी। तो देखा जाए तो आई थिंक इस वक्त हम लोगों को जो है दोनों जो काम दिल्ली में शुरू हुआ था, उस काम को जो है नेशनल लेवल पे लेके गए हम लोग जो है, और तमाम साथी, तमाम लोगों का सपोर्ट रहा इसके अंदर, और फिर फाइनली जो है इंटरनेशनली भी जो है काम आगे पहुंचा है ये। सर, ये सेंट्रल की तरफ से कोई है पॉलिसी? हाँ जी, तो वो तकरीबन 2012 में वो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बना जी। और एक्चुअली उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी, जिसमें हर्षमंद सब लोग थे अपना जो है, तो उन्होंने एक अर्बन पावर्टी ग्रुप बनाया था जिसके अंदर हमको भी शामिल किया गया था। और फिर उसके चलते जो है फिर वो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात हुई, और उसके अंदर एक शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस करके कंपोनेंट है NELM के अंदर जो है। तो उसके चलते शेल्टर्स बनाने का प्रावधान वगैरह सब कुछ वो पहला वर्जन में था, अब दूसरा वर्जन भी उसका आ रहा है। तो आई थिंक थैंकफुली एज अ स्कीम एंड एज अ पॉलिसी वो चीज़ें निकल के आई जो है। और तो एक वो सपोर्ट रहा कि जहाँ पर पहले 1 करोड़ होता था शेल्टर्स के लिए, अब अराउंड 1000 करोड़ आर देयर फॉर शेल्टर्स जो है। और आई थिंक पूरे देश में कम से कम होमलेस के काम को लेकर के आई थिंक चीज़ें फैली हैं, बड़ी हैं। ज़रूरी नहीं कि काम सेटिस्फैक्ट्री है, कई बार स्टेट्स में अलग अलग रवैया रहता है। स्टेट्स के अब जैसे दिल्ली में ही हमको जो है जो काम किया है, ऐसा नहीं काम बड़ा आसान काम है ये, हर मोड़ पे हमको स्ट्रगल करना पड़ा। 2023 में कुछ शेल्टर्स बंद किए गए LG ऑर्डर्स के ऊपर। अच्छा। LG ऑर्डर्स, और उस समय जो है तो बेसिकली LG ऑर्डर्स ही था वो। तो करीब हमारे 9 शेल्टर्स बंद किए गए, एक सराय काले खान में तोड़ा भी गया,
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में चूँकि हमारा केस था तो हम लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और 28 मार्च 2023 का ऑर्डर है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे बोला कि कोई भी शेल्टर दिल्ली में अगर, पहले बात तो बंद नहीं होगा जी। और अगर बंद करना हुआ तो उसको पहले आप सुप्रीम कोर्ट लेके आएंगे, वहाँ पे बात होगा, तो उसके बाद ही कुछ होगा, आप अपने से नहीं बंद कर पाएंगे। तो अभी उन्होंने करीब 8-9 शेल्टर्स और बंद करने की कुछ बात किया था। अच्छा। जैसे जो सराय काले खान में जो है वो कोई बस टर्मिनस बन रहा है, जो ना तमाम चीज़ें बन रही हैं वहाँ पे, उसके लिए उनको स्पेस चाहिए था। तो अब ड्यूसिम ने वही बोला, दिल्ली अर्बन शेल्टर डेवलपमेंट बोर्ड ने बोला एलजी वगैरह को पूरा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा हमको। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना दलील डाली है, हम लोगों ने उसका बाकायदा रिजॉइंडर फाइल किया अपना कि क्यों उन जगहों पे शेल्टर्स और बनाने की ज़रूरत है। और 28 मार्च 2023 के समय जो है सुप्रीम कोर्ट बोला था कि जो नए शेल्टर्स बंद किए थे इन्होंने, उन 9 शेल्टर्स के एवरेज में और 9 शेल्टर्स बनाने हैं ड्यूसिप को। तो आई थिंक तो हम लोग जो है ऑन दीज लेवल्स जो है, आई थिंक थैंकफुली आई वुड से कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिव रहा है और उसके चलते हम लोगों को सपोर्ट मिला है। और फाइनली आई वुड से कि इसमें जो है हम लोगों को इफ़ यू सी फ्रॉम ह्यूमन राइट्स एंगल जो है, हमारे लिए जो है कि जो जैसे अगर डिमोलिशंस भी होती हैं, जो स्लम्स तोड़े जाते हैं, हम लोग उस बात को भी उठाते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई जो आप डिमोलिशंस कर रहे हैं, जो आप मकान तोड़ रहे हैं, उससे आप होमलेसनेस को और फैला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। अभी जो रिसेंटली हुआ है सब पूरा जो दिल्ली में हो रहा है पूरा जो है, यानी वो चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें संविधान के खिलाफ है। भाई आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है जी। तो आप अगर पहले मकान बनाइए ना आप, हाँ, अगर मकान नहीं बना पा रहे हैं आप तो आप बाकायदे जो जहाँ लोग रह रहे हैं उनको रहने दीजिए अपना। और जब एक बार को बन जाए, इस जो हाउसिंग का जो पूरा स्कीम रहा है गवर्नमेंट का, पूरा फ्लॉड रहा है। आपको रेंटल हाउसिंग बनाना चाहिए था, आपने वो काम किया नहीं। जब शहर में लोग आ गए तो स्लम्स बनने शुरू हुए। और स्लम्स जब, और एक और चीज़ है कि जो पूरा पॉलिटिक्स है, पॉलिमिक्स है इसका, जब स्लम बनता है तो वही विभाग जो है, या डीडी हो चाहे एमसीडी हो, जो तमाम है सब पैसे बनाते हैं उसके अंदर, क्योंकि इलीगल काम है सारा। पुलिस सब लोग जो है हर मकान बनाने में पैसे चलते हैं यहाँ पे। तो यानी इलीगैलिटी बढ़ाने में तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन इलीगल हटाने में आपको 2 मिनट नहीं लगता है, क्योंकि उस समय अब उनको होगा कि भाई कोर्ट ने आपको एग्री नहीं किया। लेकिन जब बन रहा था, जब बन गया 20-30 साल से है, तब कहाँ थे आप? आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तुगलकाबाद में जब बना पूरा, आप लोग कहाँ थे? सोए हुए थे आप लोग जो है। हाँ, आज अचानक जो है आप लोग जागे कि पूरा एनक्रोचमेंट हो गया। एनक्रोचमेंट शब्द के हम लोग खिलाफ है, क्योंकि कोई भी, अब ये सोच लीजिए ना, कोविड के टाइम में जब शहर से लोग भगे, गांव जो है सारे शहर ठप हो गए थे। इसलिए हम लोग जो है होमलेस लोगों को, हम लोग होमलेस नहीं बोलते हैं, हम लोग सिटी मेकर्स बोलते हैं। सिटी मेकर्स, शहर निर्माता, नगर निर्माता। और उनको एक राइट टू सिटी है अंडर आर्टिकल्स 19 एंड आर्टिकल्स 21, राइट टू मूवमेंट, राइट टू वर्क, राइट टू लाइफ। आई थिंक देखा जाए तो तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स है जिसके अंदर हाउसिंग को भी एक फंडामेंटल राइट बोल दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो है, जब हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं, तो आई थिंक हाउसिंग फॉर ऑल अगर जब तक नहीं होता है, तब तक जो हाउसेस हैं, चाहे वो स्लम्स के रूप में हैं, उनको रहने दीजिए। आप नया बनाइए, रेंटल हाउसिंग करिए, जो भी करना है, उसके बाद आप चीज़ों को बदलिए आप जो। तो यानी जो डिमोलिशंस है, जो कि बालकृष्ण राजगोपाल जी है, जो भी ये स्पेशल रिपोर्टर है हाउसिंग के, ही यूजेस अ टर्म कॉल्ड डोमिसाइड। कि डोमिसाइड, कि आप मकानों को तोड़ रहे हैं, मतलब कि आप लोगों के जीवन का हनन कर रहे हैं। इस अ डोमिसाइड, इस अ हाउसिंग को आप ख़त्म कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक जो कि हम लोग जो है कि आई थिंक चीज़ें गलत हैं ये, और उसको हमको रोकने की ज़रूरत है, एंड या सर। तो मुझे चूँकि टाइम इसका हो गया है कि अब हम कुछ दर्शक को मेन बातें बता दें, जिसमें फर्स्ट तो ये कि जो होमलेस लोग हैं जो दिल्ली के अंदर आते हैं, रह रहे हैं, और उन लोगों के लिए फ़िलहाल क्या व्यवस्था है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो यंग जनरेशन है, होमलेसनेस एक बहुत मेजर इशू है, यंग जनरेशन इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है और क्या अवेयरनेस फैला सकती है, ये 2 मुद्दे पे सर मैं चाहूँगा आप
हमें ज़रा जी गाइड जी 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 आपने आई थिंक थैंक यू फॉर ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि होमलेस लोगों के लिए जो है इस वक्त तकरीबन 197 शेल्टर्स हैं ऑल और ओवर दिल्ली ऑल ओवर दिल्ली 192 197 197 197 जी। या तो और ये शेल्टर जो है 24 घंटे खुले होते हैं। अच्छा यहाँ पे खाने का इंतज़ाम है, जी पीने का इंतज़ाम यानी पानी का इंतज़ाम है, जी और कुछ नहीं। जी जी तो खाना पीना जो है वहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ पे दवाइयों की भी सुविधा मिल जाती हैं ड्यूरिंग विंटर्स एंड ऑल दैट, जी। ठीक है। और तो शेल्टर जो चलाने वाले लोग हैं उसके अंदर कोई बीमार भी पड़ता है तो बाकायदे उसका भी देखभाल हो जाता है। अच्छा साथ में ये जो है शेल्टर जो है केवल पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं ये शेल्टर महिलाओं के लिए भी है, शेल्टर्स परिवारों के लिए है, शेल्टर्स विकलांग लोगों के लिए है, शेल्टर्स बुज़ुर्गों के लिए है, जो मानसिक रूप से परेशान महिलाएं वगैरह हैं, जो ड्रग्स लेते हैं बाई चांस, उनके लिए भी शेल्टर्स हैं, जी। उनके ड्रग्स छुड़ाने के लिए भी है। और साथ में जो है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं होमलेस जो हैं, उनके लिए 2 शेल्टर होम्स भी हैं, अच्छा सराय रोहिला में और जहांगीरपुरी में। जी तो लगभग जो देखा जाए तो यानी होमलेस का जो भी आयाम है, खासतौर से दिल्ली के अंदर सारे आयामों को कवर करता है शेल्टर जो है। एक तो वो चीज़ हो गया। दूसरा जो है कि आपने जब पूछा कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, आई थिंक एक चीज़ उनको मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग जो है जो काम किए हैं उसमें खूब चुनौतियाँ आई हैं, लेकिन हम लोगों ने चुनौतियों को विपदा नहीं बनने दिया, उसको हम एक संपदा बना करके आगे बढ़ते चले गए हम लोग। जी और उसको जो है कहते हैं कि मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट, यानी या एक और है एटर्नल ऑप्टिमिस्ट, यानी घनघोर या आजीवन हम आशावादी लोग हैं। तो ये हमारे इंदु प्रकाश सर, इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी किस तरह से ह्यूमन राइट्स में लगाई है आपको बताया, और फिर फर्दर आप वेबसाइट्स के थ्रू और दूसरे सोर्सेज से आप जान सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कितने सेंटर्स हैं, होमलेस जो लोग हैं उन सब के लिए क्या क्या व्यवस्था दिल्ली के अंदर प्रोवाइड कराई गई है, और इंदु सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। और जो यंगस्टर हैं वो भी इनसे सीख सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इसमें। बाकी के अगर कुछ आपके पास क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नीचे हम इंदु सर के डिटेल्स डाल देंगे जिससे कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें, और अगर आपको इसमें कोई कंट्रीब्यूशन करना हो, जुड़ना हो इस मुहिम में, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।